वेलकम क्या हाल है आप लोगों का? टेलीकास्ट है लाइव, तो हम होते हैं रोजाना शाम 4 से 6 बजे तक। लेकिन आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए उनकी एक समरी आपके सामने। अजीत भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। राज भाई, जो नाम आप अभी बता रहे थे हमें, जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है, जिनका आपने तस्करा किया, वो नाम तो इधर नहीं है। वो तो इस फहरिस्त में जो ऐलान हुआ है, मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस या इन बच्चों के नाम जो हमारे सेलेक्टर्स हैं इनसे छुपे रहते हैं, या ये किसी और सफ़ेयर में हैं, वो किसी और सफ़ेयर में परफॉर्म करते हैं, क्या होता है उसमें? थोड़ा सा यही है कि फ्रेंचाइज की इन्वॉल्वमेंट भी होती है कि किस फ्रेंचाइज में कौन सा प्लेयर है, किसकी पावर है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। जो इन्होंने सेलेक्ट किए वो भी बहुत नुमाया प्लेयर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर्स में इन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस देख लेते हैं, T20 चैंपियंस कप की देखी होगी। लेकिन एक मूसा खान ने अगर 16 विकेट लिए हैं T20 में और वहां पे 32 विकेट फर्स्ट क्लास में भी 38 विकेट लिए, तो दोनों को देखना चाहिए कि दोनों फॉर्मेट में इतने तो अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने एक ही फॉर्मेट में किया हुआ है, दूसरे फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, तो पूरा सीजन उसका अच्छा नहीं गया। तो आपको दोनों को कंपेयर करके प्लेयर को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर स्पेशलिस्ट लेना है तो उस्मान तारिक, जो कोयटा ग्लेडिएटर के मिस्ट्री स्पिनर थे, वो बहुत ही जबरदस्त बॉलर है। अगर उनके एक्शन का इशू नहीं है पीसीबी को, तो वो एक ऑटोमेटिकली चॉइस बनते हैं, क्योंकि हमारे पास अबरार आ गए, हमारे पास सुफियान मुकीम है और उस्मान तारिक आ रहे थे। तो हमें भी ऐसे बॉलर लेके आने जिसको रीड करने में वेस्टर्न कंट्रीज लाइक या ऑस्ट्रेलियन कंट्री को मुश्किलात हो। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्पिनर होता है उसको रीड करना आसान हो जाता है। वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज हो, चाहे वो शादाब खान हो। अगर गुगली शादाब खान की नहीं है तो वो भी नॉर्मल बॉलर हैं। तो ये चीजें देखनी चाहिए सेलेक्टर को भी, कैप्टन को भी और हेड कोच को भी, कि हमें क्या रिक्वायरमेंट क्या है आने वाले वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप है इंडिया में, हमें नॉर्मल स्पिनर, कन्वेंशनल स्पिनर फ्लॉप हो गए पाकिस्तान में। हमें मिस्ट्री और अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स चाहिए, जो कि शायद हमने सेलेक्ट 2 तो किए, लेकिन एक को भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। सही। और जिन लोगों को वनडे स्क्वाड से निकाला गया है, जैसे शाहीन वुड नॉट बी अ पार्ट, हारिस रऊफ, सऊद शकील, कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया है, आपको लगता है कि ये सही फैसला है, या और भी कुछ लोग इसी फहरिस्त में शामिल हो सकते थे? क्योंकि बहुत से और हैं जिनकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंटली पुअर है। जिक्र किया क्योंकि वो तो ओडीआई का हिस्सा है। कंसिस्टेंटली पुअर। हां, नहीं नसीम खान, सऊद शकील ने तो 50 भी किए थे इनके कहने पे, क्योंकि कामरान गुलाम को हम लेके आए, तारीफें की कुल बांधे, वो तो 2 मैच ड्रॉप होते हैं तो हम सऊद शकील को उनके ऊपर लेके आते हैं। आज वो दोनों नहीं है। क्या दोनों अच्छे नहीं थे? पहले अच्छे नहीं थे, अब अच्छे नहीं है? मैं तो कंफ्यूज हो गया ना। आने वाला प्लेयर भी यही सोचता है कि मुझे कितना चांस मिलेगा। सऊद शकील जैसे प्लेयर को बिठा दिया, कामरान गुलाम को बिठा दिया, तो जब मैं परफॉर्म करने जाऊंगा इनसिक्योर रहूंगा मैं। तो मेरी इनसिक्योरिटी होगी, शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। यही एक मसला है लास्ट 2 ईयर से हम देखेंगे पाकिस्तान टीम में कि इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। शाहीन को कभी सिलेक्ट करते हैं, कभी नसीम को सिलेक्ट करते हैं, कभी हारिस को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन किसी को भी कंसिस्टेंटली चांस नहीं दिया जाता है। ये टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए तो ये अपने आप को बोलते हैं हम T20 सिर्फ खेलेंगे। तो बहुत सारे एक इश्यूज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, बहुत सारे इश्यूज एक साथ नुमाया हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको बैठ के सोचना चाहिए, पहले T20 की टीम हमें जो वर्ल्ड कप के लिए बनानी है, क्या मोहम्मद हारिस को जो लिया है T20 जो कप हुआ था उसमें तो ओपन नहीं करते ना, उन्होंने 4 नंबर में बैटिंग की थी, कप्तान थे वो एक टीम के। वो PSL में भी जिस टीम में पेशावर दलमी में, वो भी ओपन नहीं करते, वहां तो साइम अय्यूब बाबर आजम करते हैं। क्या हमें बताया जाए कि इनको एज ए ओपनर लिया है? एज ए ओपनर अगर देखते हैं तो 4 नुमाया ओपनर रहे पाकिस्तान में लास्ट PSL में, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अय्यूब जिनका 157 का स्ट्राइक रेट रहा और सऊद शकील 141 का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे, मीडिया भी पूछेगा और इनको जवाब हम पूछ रहे हैं। बल्कि आपसे हम आपसे पूछने ही लगे थे कि आपको क्या लग रहा है कि ओडीआई की ओपनिंग किसको करनी चाहिए? इमाम भी हैं, मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम द चॉइसेस दैट वी हैव। देखिए एक और देखिए, सबसे बड़ा इवेंट था हमारा चैंपियंस ट्रॉफी। हम कहते रहे कि अब्दुल्ला का हमारी इन्वेस्टमेंट है और खेलता हुआ आया है और वहां पे फ्लॉप हो गया। कोई नहीं, एशियन कंडीशन का अच्छा प्लेयर है वो, इसमें मुझे डाउट नहीं था, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया।
इमाम को भी सिलेक्ट नहीं किया, इमाम तो बाई फोर्स आ गए ना, फोर्स चेंज थी उनकी। लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो दोनों ओपनर वापस आ जाते हैं, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक, जो उन कंडीशन में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। अब हम उन्हें अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस आपको पता है इन ममालिक में जाके एक्सपोज हुई थी, सो उनको दोबारा चांस दे दिया गया। उनकी टेक्निक पे भी सवालात उठे थे। उनको चैंपियंस ट्रॉफी में देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा उन्हें यहाँ पे देना चाहिए था, एशियन पिचेस पे। एब्सोल्युटली उन्हें वहां फिर दे दिया। जी जी जी, इमाम उल हक भी वापस आए और देखते हैं क्या होता है। अब कहीं हम बोल रहे हैं कि हम यंगस्टर को दे रहे हैं और कहीं हम पुराने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको वापस लेके आ रहे हैं। अभी टीम अनाउंस हुई है, बहुत सारी चीजें आगे शो में हम करते रहेंगे, डेवलप होती रहेंगी चीजें, क्योंकि अभी 2-3 प्लेयर्स के ऊपर नाम ले रहे हैं। ये तकरीबन दोनों टीम को लेते हैं 32-34 प्लेयर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप करते रहेंगे। अच्छा, वैसे एक सवाल, मतलब हम तो नहीं लेकिन अवाम बड़े खफा हैं, आपको पता है अवाम उससे ज़्यादा खफा होते हैं जिनसे उम्मीद भी ज़्यादा होती है, और पर्टिकुलरली बाबर आजम से बड़ा खफा होते हैं लोग, क्योंकि जाहिर है उनको हमने सर पे बिठाया है। एंड आई एम सॉरी, इस वक्त हम ये राशिद भाई और अब्दुल्ला हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमें कोई नए नाम नजर नहीं आ रहे, इन द सेंस कि वो जो सर्जरी और जिनको निकालने की बातें हो रही थी कि वी नीड अ टोटल ओवरहॉलिंग, मतलब ये सारे टर्म्स यूज हुए हैं, मतलब शाहीन, मतलब ये सारे टर्म्स यूज हुए हैं, हमें ओवरहॉलिंग एज सच नजर नहीं आ रही है। किसी को फॉर इंस्टेंस बाबर आजम को ले लें, क्या इन्हें भी आराम दिया जा सकता था? जैसे हुमा कुछ और कहती, मैं आराम ही कह रहा हूँ। ड्रॉप किया जा सकता था, बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो ड्रॉप नहीं हो सकता। बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप हुए हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपको ये करना पड़ता है, लेकिन हमने किया ड्रॉप, लेकिन बहुत जल्दी वापस लेके आ गए थे। तो ये तरीका कार गलत होता है ना। आप 6 मंथ का टाइम दें, आपके 6 महीने में आपकी ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए जो भी है। फर्स्ट करें, मैं जिस तरह से क्रिकेट देखता हूँ, मैं देखता हूँ स्पिनर पे बाबर आजम स्वीप नहीं मारते, तो क्यों नहीं मारते? इनको किसने मना किया हुआ? क्या डेवलप नहीं कर सकते अपना? ये निकल के एक्स्ट्रा कवर नहीं मारते स्पिनर्स को, हम डेवलप करेंगे 6 मंथ के अंदर। अगर ये तो उसके बाद हम इनको भेजेंगे किसी टूर्नामेंट में, वहां पे ये डेवलपमेंट नजर आती है तो हम लेके आ जाएंगे। जिस तरह इंडिया ने किया कि चक्रवर्ती को वापस लेके आया, तो सिस्टम में भेजा था उनको, कुलदीप यादव को प्रॉब्लम हुई थी, उनको भेजा था, जब वो बेहतरी हुई हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको लेके आया गया। ये थोड़ी है कि ड्रॉप कर दिया और मूड पे आ गए। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आप देख रहे होंगे कहाँ परफॉर्मेंस दिए कि दोबारा आ गए, स्पेशली शादाब पे बात उठ रही है, वो तो कप्तान नहीं बनाया, पीसीबी को अंदाजा रात में हो गया था कि यार ये तो वैसे क्यों आए शादाब? हम जब से कल से हमें भट्टी साहब ने बताया था, तो नहीं सोहेल इमरान ने बताया था, जब से नाम आया था हम तभी हैरान भी हुए थे कि शादाब कहाँ से आ गए अचानक से। देखिए, शादाब अगर तो फिट हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं, इसमें मुझे डाउट नहीं है। नहीं तो यही तो सारी बात है, सॉरी राशिद भाई, कि अगर इतने फिट थे तो वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में का हिस्सा क्यों नहीं थे? क्या चीज की इंतजार हो रहा था? अनफिट है, वो चैंपियंस कप में अनफिट हो गए थे, उन्होंने बॉलिंग नहीं की, थोड़ी बहुत बैटिंग की थी, बाहर हो गए थे, नहीं खेले। अभी फर्स्ट क्लास के कुछ मैच कराची में जो हो रहे थे उसमें खेले, उसमें बहुत लंबी बॉलिंग नहीं कर पाए। वो बैटिंग करते थे, उनकी टीम में मजीद प्लेयर थे जो कि बॉलिंग कर रहे थे, ये नहीं कर पा रहे थे। तो अब इनको किस लिए लेके आया गया है? क्या या तो ये फ्यूचर के कप्तान बनाने चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आइडिया होता है, हमें डार्क में रखा जाता है असल में। पीछे भी अगर अपने मीडिया को बता दे कि हमारे फ्यूचर प्लान ये है, इसलिए हम उनको लेके जा रहे हैं। तो बहुत और ये सवालों का जवाब हमें भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो हम सवाल करते रहेंगे, और राशिद भाई आप भी बड़े पर्टिनेंट सवाल करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम आने वाले दिनों में भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम कहने को तो वैसे कम हो रहे हैं, वैसे कम हो नहीं रहे, गुमशुदा बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर जैसा ओपन एंड शट केस, अब लेट्स सी पुलिस इसको काबू करती है, एक मजबूत केस बनाती है, नहीं तो कराची पुलिस जो है वो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि हर महाज पर नाकाम दिखाई दे रही है। और स्ट्रीट क्राइम का हाल ये है कि रवा साल के सिर्फ 2 महीनों में शहर में 10,000 से ज़्यादा वारदातें जो है हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप सोच ही नहीं दिन में कितनी होती होंगी। 12 अफराद जो हैं वो डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल, और कोई 41 जो है वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल शहर में 100 से ज़्यादा अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जाँ बहक हो चुके हैं। ये पूरी हमने आपको एक फहरिस्त जो है दी हुई है। एक बड़ा ही वैसे सेंसिटिव इशू होता है, मतलब महीना होता है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स बिल्कुल एंड में बेकाबू हो जाते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथी हैं, मौजूद हैं, और उनसे हम मालूम करते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे किडनैप हुए थे
सारिम का वाक़या हमने देखा, उसकी क्या ट्रैजिक एंड सामने आया, और फिर वो जो 2 बच्चे गुमे थे उनका पता नहीं क्या बना। आप जब लाहौर गए हुए थे तो काशिफ हमारे पास आए थे और उनसे थोड़ी सी हमने अपडेट भी इस हवाले से ली थी, लेकिन तब भी काशिफ कुछ ख़ास था नहीं। ख़ास तौर पे सारिम के वाक़े में किसको गिरफ्तारियां क्या हुई क्या नहीं, उसके पहले पता चला था कि जी असॉल्ट हुआ, फिर मारा गया, उसके बाद ऐसी कोई बात दोबारा हुई नहीं। वो जो 2 बच्चे गुमे थे वो तो लगता है गायब ही हो चुके, उनका तो आगे पीछे कुछ पता चला ही नहीं। ऑल्दो पिछली बार आपने बताया था कि बाकी सूबों की पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है उनको ढूंढने में। हुमा, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले बात करते हैं सारिम की। तो सारिम के हवाले से जो तहकीकाती टीम बनाई गई थी और इसके हवाले से जो DNA टेस्ट भी करवाया गया, पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया कि जो DNA टेस्ट मेडिकल बोर्ड ने किया है वो ठीक नहीं किया। इसके हवाले से IG सिंध की जानिब से भी इन्वॉल्वमेंट की गई है और इस हवाले को दोबारा परसू करने का कहा गया है। और ये कहा गया है कि सारिम का जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी और जो मेन शवाहिद इन्वेस्टिगेशन टीम ने इकट्ठे किए हैं, इन दोनों में फ़र्क है और इसको जो है वो वाजे करने की ज़रूरत है। पुलिस को ये लगता है इब्तदाई तौर पर कि सारिम की जो डेड बॉडी मिली है वो मुबैना तौर पर एक हादसा है, जबकि जो मेडिकल टीम की जानिब से जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी सारिम की, उसमें ये बताया गया था कि सारिम को जो है वो पहले तशद्दुद किया गया और 5 दिन बाद जो है वो उसकी लाश वहीं से जो है वो एक टैंक से मिली थी। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, लेकिन जो सारिम की फैमिली है वो मुतमईन नज़र नहीं आती है। आज उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान भी किया गया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि वो गवर्नर हाउस तक जाएंगे और इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे कि अब तक जो है वो कातिल क्यों नहीं पकड़े गए। कौन है जो पुलिस IG सिंध ने किसकी जिम्मेदारी लगाई हुई है? हु इज टेकिंग अप दिस केस? हु इज फॉलोइंग अप विद सारिम्स फैमिली? कौन है? कोई कमेटी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? वो किसी क्लू तक पहुंचे, नहीं पहुंचे? मतलब ये तो बिल्कुल ही 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पुलिस का कहना कि मुबैना तौर पर ये एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये साबित हुई थी बात मेडिकल में कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और फिर उसे मारा गया है। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें यही बताया गया था कि सारिम को जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो उससे ज़्यादती हुई है और उसके बाद उसे कत्ल किया गया है। ताहम जो DIG वेस्ट हैं इरफान बलोच, हमारी उनसे तफसीली बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है, जो कि इस कमेटी के हेड भी हैं, और उनकी जानिब से भी ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसकी जानिब से जो तहकीकात की गई, उस तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि ये एक हादसाती मौत लगती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आई कि जो DNA रिपोर्ट्स की गई थी और उनके हवाले से जो शवाहिद सामने आए वो शवाहिद बिल्कुल मैच नहीं होते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो परसू किया जा रहा है, जबकि इरफान बलोच की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो जाए वक़ुआ की या उस फ्लैट की यूनियन की जो CCTV फुटेज थी वो सामने नहीं आई, जिसकी वजह से इस केस का जो क्लू है वो मुकम्मल तौर पर डिस्क्लोज नहीं हो सका है। ये भी तो एक मसला है ना कि शुरू में कह देते हैं और मेडिकल दे शुड बी वेरी श्योर कि वो शुरू में क्या कह रहे हैं और क्या नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था कि उसके साथ ये ज्यादती हुई है और उसके बाद उसको डालना फेंका गया है उसमें। इन एनी केस एक और मसला है, उसकी भी अपडेट हम आपके साथ आपसे लेना चाहते हैं। बोट बेसिन पे जो वाक़या हुआ था और बात यही हो रही थी कि वहाँ बलूचिस्तान हुकूमत से बात करके जो प्राइम सस्पेक्ट है शाहजैन मरी, उनको बुलाया जाए, उनको लाया जाएगा वापस आके ऑब्वियसली वो जवाब दें कि वहाँ जो हुआ है बोट बेसिन पे कोई डेवलपमेंट हो गया, सुलह का बयान आ गया जो मुतासरा शख्स था उसका। That's it? उन दोनों के दरमियान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ी DIG साउथ की जानिब से बताया गया कि सुलह हो गई है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको परसू किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर ये बताया गया था कि 19 फरवरी का ये वाक़या है, 21 फरवरी को इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है और शाहजैन मरी जो है वो CCTV फुटेज में नज़र आते हैं। उस CCTV फुटेज की मदद से जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनसे वेपन भी बरामद होते हैं, लेकिन जो मरकजी मुलजिम CCTV फुटेज में नज़र आ रहा होता है वो लापता होता है। गुज़िश्ता रोज़ अचानक से ये खबर सामने आती है DIG साउथ की जानिब से कि मुलजिम के और जिस शख्स को तशद्दुद का जो गार्ड थे ये रिहा हो जाएंगे, इनका असलहा सबका लाइसेंस याफ्ता था। VIP कल्चर का मसला है ना यहाँ पे। तो ये VIP भी क्या है? आई एम सॉरी, व्हाट इज दिस सुलह होना? अगर आपने सुलह ही करनी होती है तो उसी मोमेंट पे सुलह कर ले, वरना फिर इतनी दहशत मचाना, लोगों के ओपिनियंस डिवाइड करके कि ये होना चाहिए। VIP कल्चर 110% उधर ही है, उसको कुछ खत्म नहीं होना। मैं ऐसा कहता हूँ ये VIP कल्चर भी नहीं है, ये तो है दहशत फैलाना, ये दहशत फैलाना। और बड़ी अच्छी तरह से ये इनकरेज हो रहा है। अगर तो सुलह ही होती रहेगी, सुलहनामों पे ही साइन होता रहेगा, तो ये तो कभी ठीक नहीं होना। आगे चलते हैं। अब अरमगान मुस्तफ़ा आमिर केस में भी बता दें, क्योंकि अब लेटेस्ट यही पता चल रहा है, अब आपके पास ऑफ कोर्स ज़्यादा लेटेस्ट होगा कि अरमगान जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन नहीं दे रहा, ही हैज़ रिफ्यूज्ड।
और जाहिर है पहले भी इतने मुकदमात उसके सामने आ चुके हैं, ही नोज हाउ टू डील विद इट। मतलब वो बड़ा बिल्कुल उसको बड़ा अच्छी तरह पता है। देखिए हुमा अब्दुल्ला, हमने पहले भी इस हवाले से बताया था कि इस केस को मज़ीद कंफ्यूज किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस चीज़ में इस की तफ्तीश होनी चाहिए कि आया ये 302 का कत्ल का मुकदमा है, तो इसको कत्ल के हवाले से, जो कि फैमिली की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि कत्ल के हवाले से देखा जाए। इस केस में अचानक से मंशियात को ऐड कर दिया जाता है, फिर दीगर चीज़ें सामने आ जाती हैं। पुलिस की जानिब से इंटेरोगेशन मजीद की जा रही है। हमने एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट शिराज की सामने लेकर आए थे, उसमें शिराज ने तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको कन्फेंस किया था और उस हवाले से बताया था। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ शिराज को कोर्ट में पेश किया गया तो वो उन चीज़ों से नकारी नज़र आया। उसकी जानिब से कहा गया कि वो इन तमाम तर कत्ल के जो शवाहिद मिले हैं उसमें जो आए विटनेस है, लेकिन उसने कत्ल किया नहीं है। तो इस हवाले से चीज़ सामने आई। हमने गुज़िश्ता रोज़ ये भी बताया कि अरमुगान की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो भी सामने आई, और अरमुगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट हो या फिर शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट हो, दोनों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट आपस में मिलती जुलती है। अब लग ये रहा है कि अरमुगान जो है वो भी अपने बयान से मुकरता हुआ दिखाई देगा। जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं इस केस के, मोहम्मद अली, उनसे मुसलसल राब्ते में उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इस केस के एसएसपी हैं AVCC के अनिल हैदर, उनकी जानिब से कोई बहुत अच्छा रिस्पांस इस केस के हवाले से सामने नहीं आ रहा है, और बताया जा रहा है कि वो ये शायद चाहते हैं कि इस केस को जो है वो मंशियात के हवाले से ट्रीट किया जाए। लेकिन DIG CIA की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि इस केस को जो है हम मुख्तलिफ पहलुओं से देख रहे हैं, ना सिर्फ पुलिस देख रही है बल्कि FIA को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और FIA जो मुख्तलिफ शवाहिद मिले थे, जो अरमुगान के घर से मुख्तलिफ लैपटॉप्स मिले थे या फिर डिवाइसेस मिली थी, उन तमाम तर चीज़ों की भी छानबीन शुरू नहीं। FIA तो अपना वो काम करे ना, जो उसके घर पे कारोबार चल रहा था, लेकिन अदरवाइज ये प्राइमरीली तो ये कत्ल का मुकदमा है, तो इसको कत्ल के मुकदमे के तौर पर ही ट्रीट होना चाहिए। बाकी तो इसके दीगर पहलू हैं, जो मनशियात का इस्तेमाल वगैरह है, या आप लोग किसी और को पकड़ते हैं, या कहाँ से सप्लाई कर रहा था, या कहाँ से एक्वायर कर रहा था, दीज आर सेकेंडरी इशूज़। यहाँ पे इशू ये है कि एक जवान बच्चा उसने मार के कत्ल कर दिया और उसको जला दिया। This is the issue. काशिफ, लेकिन हम बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने हमें अपडेट दिया। लेकिन हम इधर बैठे हुए लिटरली ये डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ हम और वहाँ आप अपने घरों में, क्योंकि होना क्या है, अब हमें कोई तो पॉजिटिविटी नज़र आए ना कि जी इन द पास बहुत बड़े केसेस थे। नूर मुकद्दम एक बहुत बड़ा केस था, उसके अलावा एक हमारे बड़े टॉप जर्नलिस्ट हैं, उनका बेटे ने अपनी बीवी को मार दिया है इस्लामाबाद में। मतलब बहुत बड़े केसेस आए हैं, क्या निकलता है एंड में? वाई शुड देन द पीपल होप कि ये जो ओपन एंड शट केस हमें नज़र आ रहा है मुस्तफ़ा आमिर वाला, कि इसमें भी कोई इंसाफ होगा और इसमें पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये किया है? जब पीछे से चली हुई एक बात आ रही है, कभी कुछ नहीं होता। एंड आई एम सॉरी अब्दुल्ला, वोट बेसिन वाले केस में क्या हुआ है? वोट बेसिन वाला हो गया, या शाहजेब वाला केस? शाहजेब वाला केस आप देख, हम एक पूरी एक लिस्ट निकाल सकते हैं पिछले 20 सालों की, कि जहां आप हमें बता दें कि कभी कोई जिसको कहते हैं ना कि जस्टिस प्रिवेल्ड, कि ये सही हुआ है और सही मुकदमा लड़ा गया और बहुत अच्छी सजाएं हुई हैं और आइंदा ऐसा नहीं होगा, कोई डिटरेंस पैदा होगी, नथिंग। किसी एक का फैसला आप सामने ले आए ज़रा। मतलब आप सो व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट कि अरमुगान भी आराम से चिल में बैठा होगा? आप ये सोचें कि शाहजेब की हमने बात की तो बहुत अरसा गुजर गया, फिर वो कंदील बलोच का भी कत्ल हुआ था। कंदील बलोच का भी, हम तो नाम भूल जाते हैं बीच में किस किस का हुआ था, क्योंकि नथिंग रियली स्टूड आउट। या तो कोई ऐसी सजाएं हुई होती कि सारों को याद रहता कि देखें अब नहीं होगा, आपसे आप नहीं भाग सकते, लेकिन बड़े आराम से लोग निकल रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? टाइम फॉर अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। ये रिपीट टेलीकास्ट ऑफ जियो पाकिस्तान है, जिसमें लाइव जो हमने टॉपिक्स, जो इश्यूज डिस्कस किए हैं, वो आपके सामने समराइज करके रख रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों, बिलखसूस पहाड़ी इलाकों में सर्दी की नई लहर आ रही है जी, और बाज़ इलाकों में बारिशें भी हो रही हैं। कोयटा में यकपस्ता हवाएं चलने से पारा जो है वो माइनस पे चला गया है, -4। इमेजिन, कोलू मूसाखेल में लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी हुई है, गलियात में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। अच्छा आज़ाद कश्मीर की जागरामेरी में ग्लेशियर्स की जद में आए दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा है। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी की वजह से तालीमी इदारे आज बंद रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात बारिश हुई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। आप सोचें कि हम कौन सी मार्च पे हैं, अभी 4 मार्च पे हैं, और क्या अजीब ही बदला हुआ मंजर पेश कर रहा है। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कराची, नथिंग हैपनिंग ओवर हियर। लेकिन कराची में भी अभी मौसम कदरे बेहतर है, अच्छा है।
बुरा नहीं है, मतलब बहुत बुरा हो सकता था लेकिन अभी नहीं है, इट्स ओके, लेकिन ठंड नहीं है, बट वी आर शोइंग यू सम इंटरेस्टिंग। शदीद गर्मी भी नहीं है, हाँ शदीद गर्मी भी नहीं है, ठंड तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हम बात करते हैं अनवर शहजाद, तर्जुमान डीएमए खैबर पख्तूनख्वा। बहुत से इलाकों में आपको पता है ज़रा अलार्मिंग सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका सर। मार्च के पहले हफ्ते में जो बारिशें और बर्फबारी हो रही है, बताया जा रहा है कि लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, हादसात हुए हैं। सो कौन कौन से इलाके हैं जो आप लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं जहाँ मसाइल ज़्यादा हैं? बारिशों और बर्फबारी की वजह से जो हादसात रोनुमा हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके कोहिस्तान अपर में शांगला, स्वात और इस तरह दीर अपर, दीर लोअर जो हमारे बालाई इलाके हैं, यहाँ पर जो है हादसात रोनुमा हुए हैं। इसके साथ साथ जो है जो फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं तो जहाँ बहक अफराद में जो है 4 हमारे पास फिगर है इस तरह है कि 4 बंदे जो हैं वो अब जाँ बहक हुए हैं और 9 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है बालाई इलाकों में, जहां पर 14 घरों को जो है नुकसान पहुंचा है, जिसमें 4 घरों को मुकम्मल तौर पर और 7 घर जो हैं वो जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोग ऑब्वियसली महकमा मौसमियात से मुकम्मल इन टच रहते हैं, कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि कब तक ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होगा, कब तक सब कुछ रूटीन पर, मामूल पर आ जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया, महकमे मौसमियात के साथ हम बाकायदा तौर पर इन टच इसलिए रहते हैं कि ताकि जो मौसमियाती तब्दीली है और जो बारिशें और बर्फ़बारी का जो सिलसिला अभी शुरू हो रहा है और आइंदा भी तवक्को की जा रही है, जो बारिशों और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है इस मंथ के जो है एंड से भी दोबारा शुरू होगा, तो उसकी वजह से भी हम उनके साथ इन टच रहते हैं। दूसरा ये है कि ये सिलसिला अभी जो महकमे मौसमियात की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी उसके मुताबिक 4 मार्च तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया था। अब फ़िलहाल जो है बारिशों का सिलसिला फ़िलहाल थम चुका है, लेकिन अगर हम महकमे मौसमियात के वेदर आउटलुक को देखते हैं तो इस मंथ के एंड से या मिड से जो है एक दूसरा सिलसिला भी शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद फॉर बीइंग विद अस, और आपने हमें अपडेट भी किया। ऑलराइट जी, दैट इज़ इट, और दोबारा मिलते हैं आपसे शाम 4 से 6 बजे तक लाइव।